तो दोस्तों फाइनली रिलीज हो चुका है इविल डेड राइज का सीक्वल जो कि है इविल डेड बर्न, और आज इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सारी डिटेल्स कवर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक इविल डेड राइज को नहीं देखा है जाकर देख लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ये मूवी समझ नहीं आएगी क्योंकि ये डायरेक्ट सीक्वल है। और लॉस्ट के बाकी सारे एपिसोड्स भी रेडी हैं, उसको मैं कल ही एक साथ अपलोड कर दूंगा। तो इससे पहले जाकर आप पहले 3 पार्ट्स को देख लो, यानी कि 3 एपिसोड को। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इविल डेड बर्न मूवी की शुरुआत होती है एक सीन को दिखाते हुए, जहां पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी और साथ ही साथ हम जोसेफ प्राइस नाम के एक आदमी को अपने नाना जी बेंजामिन की स्टडीज पर रिसर्च करते हुए देख रहे होते हैं। हम कुछ रिकॉर्ड से जान पाते हैं कि बेंजामिन सिर्फ एक हिस्टोरियन नहीं था, बल्कि सर्कल ऑफ वाइस मैन नाम के एक सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा था। शायद इन्हीं सब का जिक्र इविल डेड राइज के अंदर करा गया था। और आपको याद हुआ कि वहां पर प्रीस्ट के कुछ रिकॉर्ड्स मिले थे। अब बेंजामिन ने सालों तक दुनिया भर में सिर्फ एक ही चीज की तलाश करी थी, और वो थी बुक ऑफ द डेड, यानी कि नेक्रोनोमिकॉन या फिर नटूरोम डिमोंटो, जिसका शायद एक वॉल्यूम उसके पास था। और इसके 3 वॉल्यूम्स थे, जिनमें से एक तो इविल डेड राइज में मिला और शायद एक यहाँ पर था। अब बेंजामिन अपनी रिकॉर्डिंग में बताता है कि हजारों साल पहले कुछ शैतानी मंत्रों की वजह से नर्क के दरवाजे खुल गए थे, जो कि वही 4 खतरनाक शब्द हैं जिससे कि कैंडेरियन डीमन आता है। उन दरवाजों से एक बहुत ही खतरनाक ताकत दुनिया में आ गई थी, जो कि था कैंडेरियन डीमन। ये डीमन इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लिया करता और उनको डेडाइट्स में चेंज कर दिया करता। सबसे डरावनी बात ये थी कि जितने भी डेडाइट्स होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, सभी एक हाइव माइंड से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब कि अगर एक डेडाइट को कोई भी बात पता चल जाए तो वही सारी बातें डेडाइट्स को पता चल जाती हैं, यानी कि सबके सब आपस में जुड़े हुए थे। बेंजामिन आगे ये बताता है कि अपनी रिसर्च के दौरान उसे एक ऐसा हथियार मिला था जो कि डेडाइट्स को और कैंडेरियन डीमन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, नर्क में भेज सकता है। लेकिन उसने इस हथियार के ऊपर एक तंत्र कर दिया था, एक मोहर लगा दी थी, बेसिकली सील कर दिया था उसको, क्योंकि अगर ये सील कभी भी टूट गई तो डीमंस को तुरंत पता चल जाएगा कि ये चीज कहां पर है, यानी कि ये हथियार कहां छुपा हुआ है। और उसके बाद वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, क्योंकि इन डीमंस को डर है कि इससे उनका खात्मा करा जा सकता है। खैर अब होता भी वैसा ही है। खैर अब होता भी बिल्कुल वही है। जैसे ही डैगर की सील टूटती है, जो कि जोसेफ की वजह से हुआ था, हम देखते हैं कि कहीं अंधेरे में छुपी हुई एक शैतानी शक्ति जाग उठती है। अब आप याद रखना कि जैसे ये सारे सीन्स जो हैं वो इविल डेड बर्न के अंदर चल रहे हैं, सेम उसी टाइमलाइन में उसी वक्त पर कहीं पर इविल डेड राइज घट रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है एक शांत सी लेक पर, जो कि इविल डेड राइज वाली ही लेक है, यानी कि कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर इविल डेड राइज खत्म हुई थी। इसी जगह पर जेसिका अपनी कजन टेरेसा और बॉयफ्रेंड केलब के साथ आई थी वेकेशन पर। खैर अब यहीं पर हम 2 दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम लियो और जैरेड होते हैं, जो कि फिशिंग करने आए थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, बिल्कुल नॉर्मल डे था कि इसी बीच लियो की गर्लफ्रेंड का फोन से लगातार आ रहा था और वो बात करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है और पीछे जैरेड अकेले ही फिशिंग करने लगता है। लेकिन अचानक से उसकी फिशिंग रॉड में कोई बहुत ही भारी चीज अटक जाती है। जैरेड को लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई होगी। वो पूरी ताकत लगाकर लाइन खींचता है, लेकिन पानी के अंदर से मछली नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सर बाहर निकलता है। और ये देखते ही उसके होश उड़ गए थे। और ये सर असल में किसी और का नहीं बल्कि जेसिका के बॉयफ्रेंड केलब का था, यानी कि जेसिका ने केलब और टेरेसा दोनों को ही खत्म कर दिया था इविल डेड राइज में। अब उसके रिएक्ट करने से पहले ही पानी के अंदर से एक खूनी हाथ बाहर निकलता है और ये थी जेसिका। लेकिन अब वो नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो पूरी तरह से डेडाइट बन चुकी थी। और आपको याद हुआ कि जैसे ही जोसेफ ने स्टार्टिंग में उस डैगर को निकाला था, उसकी सील टूट गई थी, जिसके बाद में उस डैगर का होना जिसको महसूस हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि डेडाइट बन चुकी जेसिका ही थी। खैर अब जेसिका जैरेड को फिशिंग हुक के साथ ही पानी के अंदर घसीट लेती है और ये बहुत ही खतरनाक सीन होता है। जैरेड जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है और उसकी आवाज सुनकर लियो भागता हुआ वापस लेक के पास पहुंचता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो गई थी। जितने में वो जैरेड को बचाने के लिए बोट लेकर लेक में जाता है, तब तक जेसिका जैरेड का मुंह इतनी बुरी तरह फाड़ देती है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो उसको खींचता भी है, लेकिन जैरेड का आधा हिस्सा बचा नहीं था, यानी कि आधा ही शरीर बचा हुआ था। और एक खौफनाक मंजर देखकर लियो शॉक में उल्टी कर देता है। लेकिन पजेस्ड हुई जेसिका यहीं नहीं रुकती, वो लियो की बोट को उलट देती है और लेक का पानी अचानक किसी तेजाब की तरह उसके शरीर को जलाना शुरू कर देता है। अब लियो किसी तरह से तैरकर किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल गया था। जेसिका उसके ऊपर से ऐसे चलकर निकल जाती है जैसे उसकी कोई कीमत ना हो और लियो की खाल तक गल गई थी। अब तक रात भी हो गई थी
थी और जेसिका जंगल छोड़कर रोड की तरफ बढ़ने लगती है। अब दूर से एक कार तेज रफ्तार में आ रही थी। जेसिका बिना हिले सीधा उसके सामने खड़ी हो जाती है, जैसे कि वो वही चाहती हो, और अब ड्राइवर ब्रेक लगा पाता है इससे पहले ही कार उसे जोर की टक्कर मारती है और हमको पता चलता है ये कार किसी और की नहीं बल्कि विल प्राइस की थी। अब सीन यहीं से कुछ घंटे पहले एक पब कम रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर हम जान पाएंगे कि आखिरकार विल प्राइस यहां तक कैसे पहुंचा, जहां पर आज असल में उसके छोटे भाई जोसेफ का बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा था। जोसेफ एक राइटर है और अपनी चौथी किताब लिख रहा था। हालांकि वो 3 किताब पहले पूरी किए बिना ही यहाँ पर चौथी किताब लिख रहा था और इसके लिए उसका भाई विल उसको गिफ्ट में एक बहुत ही खूबसूरत पेन देता है। अब पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी हम जोसेफ की भाभी एलिस को देखते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड थिया को और उसके भाई विल को। एलिस एक फ्रेंच वुमेन थी और विल ने उससे पेरिस में जाकर शादी कर ली थी, जबकि उसके घर वालों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सबसे बड़ी बात कि विल की फैमिली जो थी वो इस शादी से इतनी खुश नहीं होती। एनीवेज जोसेफ को वो किस करके बर्थडे विश करती है, जिसके चलते उसकी गर्लफ्रेंड थिया थोड़ा सा चिढ़कर कहती है कि अपने पति के छोटे भाई को किस ना करो, लेकिन एलिस का कहना था कि ये नॉर्मल बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल और एलिस के बीच के रिश्ते ठीक नहीं थे, उनके बीच काफी बहस चल रही होती है। इसी दौरान थिया मजाक में जोसेफ को बताती है कि वो अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि इन दोनों को देखकर लग रहा था कि शादी अच्छी नहीं होती। तो वो बोलती है कि शादी के बिना ही सब ठीक है। असल में विल एलिस के साथ एक बच्चा करना चाहता था, लेकिन एलिस इसके लिए तैयार नहीं थी और वो हमेशा सिगरेट्स पीती रहती, जबकि प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर सजेस्ट करती है कि एटलीस्ट 6 महीने पहले सिगरेट्स को छोड़ देना चाहिए, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि आदमी के लिए भी और फीमेल के लिए भी। लेकिन एलिस इन सबको नहीं मान रही थी और इन्हीं बातों को लेकर उनके बीच काफी बहस हो जाती है। विल उसको बार बार कहता रहता है कि सिगरेट्स मत पियो, लेकिन वो नहीं मानती थी। एनीवेज अब विल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और एलिस उससे गुस्से में कह देती है कि एक दिन तुम नर्क में सड़ोगे, और ये बात विल को और भड़का देती है। वो उसको धक्का देकर एक कार का साइड मिरर पंच करके तोड़ देता है। अब वो नशे की हालत में ही पब से कार लेकर निकल पड़ता है, जबकि उसका भाई उसको मना कर रहा था, लेकिन वो नहीं मानता। और अब सीन ठीक उसी तरफ आता है जहां पर रोड पर एक तेज रफ्तार में कार आ रही होती है जो कि जेसिका को ठोक देती है, यानी कि ये कार किसी और की नहीं बल्कि विल प्राइस की थी। और जेसिका जानबूझकर विल की कार के सामने आई। हु नोस कि इसी डीमन ने इनके दिमाग में एक दूसरे की तरफ लड़ने के लिए इनको मजबूर किया होगा ताकि ये पल बन जाए। अब क्रैश इतना खतरनाक होता है कि जेसिका का शरीर लगभग टूट चुका था। विंडशील्ड से उसकी बॉडी अंदर आ गई थी, उसकी गर्दन तक लगभग अलग हो गई थी, लेकिन डेडाइट होने की वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी जो गर्दन होती है वो बाहर गिर पड़ती है, यानी कि कार से बाहर। एक्सीडेंट के बाद कार के अंदर आग लग गई थी और विल उसमें फंस जाता है, या फिर ये कहें कि यहाँ पर इस डेडाइट ने उसको अपनी शक्ति से फंसा दिया था। अब वो बाहर निकलने की लाख कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। तभी जेसिका उसकी तरफ देखकर नेक्रोनोमिकॉन की कुछ शैतानी शब्द बोलती है और अगले ही पल विल के अंदर कैंडेरियन डीमन ट्रांसफर हो जाता है और विल जलकर वहीं पर खत्म हो गया था, या फिर कम से कम सबको लगता है कि ऐसा हुआ होगा। और मरने से पहले यहाँ पर डीमन सिर्फ एक बात बोलता है, यानी कि जेसिका, कि हमें अपने परिवार के पास ले चलो, हमें कुछ चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। खैर अब कुछ दिन बाद में विल के अंतिम संस्कार का दिन आ गया था और एलिस पूरी तरह टूट गई थी। उसके पिता उसको पेरिस बुला रहे थे, जहां पर वो जाने के लिए तैयार भी होती है। हम ये भी जान पाते हैं कि विल के माता पिता सूजन और एडगर जो थे वो एलिस को ही इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मान रहे थे, क्योंकि उनके बीच में लड़ाई हुई थी और इसलिए दोनों उसके साथ काफी ठंडा और रूड तरीके से बात करते थे, स्पेशली एडगर। यहीं पर हमें फैमिली के बाकी मेंबर से भी मिलवाया जाता है, जो कि थे जोसेफ, उसकी गर्लफ्रेंड थिया, व्हील चेयर पर बैठी उसकी नानी पॉली और फैमिली का डॉग मैक्स। सभी लोग क्रेमेशन हाउस में इकट्ठा हुए होते हैं, जो कि क्रेमेटोरियम मैनेजर ने अरेंज किया था, और आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, जो कि क्रेमेटोरियम मैनेजर कहती है कि आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन थ्रू आउट द सेरेमनी ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर अब विल का क्रेमेशन होने वाला होता है, जो कि असल में सूजन की इच्छा थी, जिसको एलिस ने मान लिया था। लेकिन हम समझ पाते हैं कि एलिस को परिवार में जोसेफ और थिया के अलावा कोई भी पसंद नहीं करता। पॉली को भयानक किस्म का डिमेंशिया होता है, जिसके चलते वो एलिस को नहीं पहचान पाती और पूरी मूवी के एंड तक फनी जोक्स क्रैक करती रहती है ड्यू टू हर डिमेंशिया। अब सेरेमनी के दौरान हर कोई इमोशनल स्पीच देता है, लेकिन जब एलिस की बारी आती है तो वो कुछ बोल नहीं पाती। सबसे बड़ी बात कि पॉली यहाँ पर बार बार बॉनी का नाम लिए जा रही थी। अब एलिस की आंखों में बस आंसू होते हैं और इसी दौरान ऑडियंस को धीरे धीरे ये हिंट मिलना शुरू हो जाता है कि विल और एलिस की शादी उतनी परफेक्ट नहीं थी जितना सब समझते थे। विल के खत्म होने के बाद भी एलिस के अंदर उसके अब्यूज की यादें जिंदा थी कि कैसे वो उसको हमेशा टॉर्चर करता था और वो उसके पब का अकाउंट संभाला करती, लेकिन वो थोड़ा सा साइको था। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सूजन जो होती है वो बार बार बोल रही होती है कि उन दोनों का एक बच्चा होता कितनी अच्छी बात होती। साथ ही साथ उसने वहाँ पर इन दोनों की ही वेडिंग में बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजा था
वही गाना यहाँ पर प्ले करा जाता है। अब उधर क्रेमेटोरियम के अंदर एक आदमी विल के कॉफिन को जलाने की तैयारी कर रहा था, जो कि मैनेजर का ही एम्प्लॉय होता है। तभी एडगर चुपके से अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए वहां पहुंचता है। पहले तो यहाँ पर यह आदमी मना करता है, लेकिन धीरे धीरे मान जाता है। अब यहाँ पर एडगर कॉफिन के पास जाकर उस पर दस्तक देता है। एक पल के लिए पूरी खामोशी छा जाती है और वो वहां से जा ही रहा था, और फिर अचानक से कॉफिन के अंदर भी वापस से नॉक की आवाज सुनाई देती है। एडगर का चेहरा ये सुनकर सफेद पड़ जाता है। उसको लगता है उसका बेटा जिंदा है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए कॉफिन के लिड को तोड़ने लगता है। जैसे ही कॉफिन हल्का सा टूटता है, अंदर पड़ा हुआ विल का जला हुआ शरीर जो होता है वो अचानक से जिंदा हो गया था। हम जानते हैं कि ये विल नहीं था। अब डेडाइट बन चुका विल एडगर के हाथ को बुरी तरह जला देता है और उसके बाद वो क्रेमेटोरियम के वर्कर पर टूट पड़ता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उसकी गर्दन और शरीर को इतनी बेरहमी से फाड़ देता है कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है और हर तरफ खून ही खून फैल गया था और एडगर किसी तरह वहां से जिंदा बचकर निकल जाता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई थी कि विल ने एडगर को मार्क कर दिया था और इविल डेड की दुनिया में एक छोटी सी खरोंच भी मौत से खतरनाक है और एडगर जो था वो अब काइंड ऑफ डेडाइट बनने के कगार पर था। अब इसी मार्क के साथ कैंडेरियन डीमन ने अपने इन्फेक्शन वाले पोजीशन से एडगर के शरीर पर कब्जा कर लिया था, अपनी जगह बना ली थी। वो बेसिकली इंसान के अंदर अपने ईविल का एक अंश छोड़ देता है, जिससे कि इंसान की स्पिरिट तो अंदर ही दबकर खत्म हो जाती है और फिर यह डीमन जैसे मर्जी चाहे इंसानी शरीर इस्तेमाल कर सकता है। ये बात याद रखना कि शरीर का एक भी टुकड़ा रह जाए तो भी बहुत कुछ करने के काबिल रहता है। ये पोजीशन इतना खतरनाक है और असली नाइटमेयर तो इनके परिवार में अब शुरू होने वाला था। अब विल के क्रेमेटोरियम से गायब होने की बात किसी को भी नहीं पता थी एंड ऑब्वियस सी बात है एडगर पोजीशन में किसी को ये सब क्यों बताएगा। परिवार को सिर्फ इतना लग रहा था कि क्रेमेशन प्रॉपर्ली हो गया है, जिससे कि सूजन को काफी अच्छा लगा था क्योंकि वो अपने बेटे के शरीर को दफनाना नहीं चाहती थी, जबकि एलिस की इच्छा यही थी। लेकिन फिर भी उसने सूजन के लिए सोचा। खैर अब सभी लोग वापस अपने पुराने लेक हाउस में आ जाते हैं और ये वही घर था जहाँ पर कभी विल और एलिस की शादी हुई थी और इसी घर में प्राइस फैमिली की कई पुरानी यादें बसी हुई थी। लेकिन इस बार घर का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोने में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उन सबको छुपकर देख रहा हो। सबसे बड़ी बात कि ओजी इविल डेड फैंस को पता होगा कि ये घर ओरिजिनल मूवी से ही लिया गया है। ऐश वर्सेस इविल डेड सीरीज की रूबीज होम को रिजेंबल करता है और ये बात इविल डेड बर्न की इंटरनल प्रोडक्शन टीम ने बताई थी, तो ये बात 100% सच है। खैर अब सूजन घर के एटिक रूम को काइंड ऑफ तैयार सा कर रही होती है, साफ कर रही होती है और अपने पिताजी की सारी रिसर्च को फेंक रही होती है, इंक्लूडिंग द बुक ऑफ डेड और उसकी डायरी या फिर जो भी डिटेल्स कागजों के अंदर थी। अब जब जोसेफ वहां पर आता है तो वो बोलता है कि उसके नाना जी हिस्टोरियन नहीं थे बल्कि सर्कल ऑफ वाइस मैन के मेंबर थे। वो पूरी दुनिया में घूमकर इविल फोर्सेस और नेक्रोनोमिकॉन की रिसर्च करते थे। उनका मानना था कि एक दिन ये शैतानी ताकत फिर से लौट सकती है और उस वक्त किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन सूजन उल्टा उसे डांट देती है और कहती है कि ये सब फेंक दो, मैंने सब भर दिया है, और वो बिल्कुल यहाँ पर ये सब रखना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट शुरुआत में जब जोसेफ ये सब कर रहा था यानी कि रिसर्च को देख रहा था तो उसकी माँ ने ही उसको कहा था कि ये सब फेंको और शायद इसी वजह से डीमंस इनके परिवार के पीछे थे, एज ये सब जुड़े हुए थे बहुत सारी मिस्ट्रीज से। हम ये भी जान पाते हैं कि नीचे पॉली बार बार बॉनी का नाम क्यों लिया करती थी। बॉनी असल में उसकी छोटी बेटी थी जो कि बीमारी के चलते खत्म हो गई और तब से ही सूजन के ऊपर परिवार को संभालने का बोझ आ गया था और इसलिए वो बस परिवार को जोड़े रखना चाहती थी, जिसका प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज्यादा था। उधर एडगर की तबीयत अब धीरे धीरे और खराब होने लगती है। उसको लगातार खांसी आई जा रही थी। वो अब चेन सॉ को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जोसेफ वहां पर कूड़ा रखने आया था तो वो बताता है कि ये नहीं चलेगी, इसके अंदर फ्यूल नहीं है। तो एडगर अब गुस्से में बेसमेंट में जाता है, जहां पर उसे कभी तो उसके कान में अजीब आवाजें गूंजती हुई सुनाई देती हैं, तो कभी तो उसको लगता है कि कोई उसे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहा था। अब एक वक्त तो ऐसा आता है कि एडगर अपनी ही कलाई काटने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से एलिस वक्त रहते वहां पहुंच जाती है क्योंकि वो खाने के लिए प्लेट्स लेकर जा रही थी। लेकिन उसने एडगर की आवाज सुन ली और वो उसको रोक लेती है। वो उसी चाकू को अपने पास रख लेती है बिना ये समझे कि असली प्रॉब्लम एडगर नहीं है बल्कि उसके अंदर घुस चुका कैंडेरियन डीमन या फिर उसका इन्फ्लुएंस था। और जब भी मैं कैंडेरियन डीमन या फिर डेडाइट्स की बात करूंगा तो ये सेम सी ही बात है, एज डेडाइट्स कैंडेरियन डीमन का ही एक्सटेंशन है, उसके ह्यूमन होस्ट हैं, जिसके चलते उसको सब पता लगता रहता है। क्योंकि देखो कैंडेरियन डीमन का खुद का कोई शरीर नहीं है, वो बस एक प्योर इविल फोर्स है जो कि इंसानों को होस्ट की तरह इस्तेमाल करता है।
एनीवे शाम होते ही पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा होता है, जहां पर पॉली एलिस को पहचान जाती है कि तुम तो मेरे नाती विल की पत्नी हो ना। लेकिन डिनर शुरू होने से पहले ही उनका डॉग मैक्स बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। वो लगातार एडगर पर भौंक रहा होता है, जैसे उसको पता लग गया हो कि उसके मालिक के अंदर अब कोई और रह रहा था। जोसेफ विल की जगह टेबल पर बैठने लगता है, लेकिन एडगर गुस्से में उसको रोक देता है। उसका बर्ताव हर मिनट एग्रेसिव होता जा रहा था। वो बोलता है कि ये तुम्हारे भाई की जगह है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। सूजन बात बदलने की कोशिश करती है और एलिस से कहती है कि अब विल के रेस्टोरेंट और क्लब की जिम्मेदारी उसको संभालनी होगी, लेकिन एलिस मना कर देती है। वो कहती है कि वो तो पेरिस वापस जाना चाहती है। ये सुनकर सूजन को हर्ट हो जाता है कि उसने तो पहले ही फैसला कर लिया था। अब इसी बीच एडगर अचानक से एलिस पर इल्जाम लगाता है कि उसने तो विल की वेडिंग रिंग भी बेच दी है। अब एलिस ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसा उसने कुछ किया नहीं था, लेकिन अगर किया भी था तो इस बारे में उसको कैसे पता। लेकिन एडगर जैसे जानबूझकर सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था। कभी जोसेफ एलिस से लड़ रहा होता है कि कभी एलिस को विल की बातें याद आ रही होती हैं। यह डीमन का ही इन्फ्लुएंस होता है। इनफैक्ट एक बार तो एलिस उसके हाथ से चाकू लेती है और थिया वाइन ओपनर को, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी और उनको लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है, तो वो खाने को भी खाकर उल्टी कर देता है और सूजन पर भी ब्लेम लगाता है, क्योंकि वो कह रही थी कि हमारे बेटे की आत्मा स्वर्ग में होगी, ऐसा मत करो। लेकिन एडगर का कहना था कि नहीं नहीं, वो तो नर्क में जल रहा है और ये सेम बद्दुआ एलिस ने विल को दी थी। फिर अचानक से ही एडगर को पता नहीं क्या होता है और वो डाइनिंग टेबल से एक फोक को उठाता है और सबको लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन अगले ही पल वो उसी फोक को उठाकर सीधा मैक्स के शरीर में घुसा देता है। पूरा रूम ये देखकर शॉक्ड रह गया था। बेचारा मैक्स वहीं पर तड़प कर खत्म हो जाता है और उसके तुरंत ही बाद एडगर खुद को भी वो फोक मार लेता है, यानी कि कांटे को। सूजन चीखने लगती है और जोसेफ और थिया बिना वक्त गवाए एडगर को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। वो उसे कार में बैठाकर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एडगर का असली रूप सामने आता है। उसकी आंखें पूरी तरह पीली हो गई थी, उसकी आवाज चेंज हो गई थी। वो एक भयानक हंसी हंसने लगता है, जिससे कि थिया समझ जाती है कि ये उसके पिता नहीं है और तभी वो बार बार थिया को मारने लगता है। कार कंट्रोल से बाहर होकर पानी के एक गड्ढे की तरफ जाकर क्रैश होती है, यानी कि वहीं पर जाकर वो थम गई थी। जोसेफ तुरंत गन निकाल लेता है, लेकिन सामने अपने ही पिता को देखकर उसका हाथ कांपने लगता है। जोसेफ ने ये मर्द बनने के लिए रखी थी, लेकिन यहाँ पर वो उसे चला नहीं पाता। वो ट्रिगर बिल्कुल नहीं दबाता। अब ये देखकर थिया मैटर को अपने हाथों में ले लेती है और पास पड़े फायर एक्सटिंग्विशर को उठाकर एडगर के ऊपर हमला करती है। एक पल के लिए पूरी गाड़ी में धुआं धुआं हो गया था और ऐसा लगता है कि शायद वो बच गई, लेकिन डेड आइड एडगर को हराना इतना आसान नहीं था। वो कार के हेडरेस्ट के लोहे की रॉड को ही तोड़ लेता है और सीधा थिया के मुंह के अंदर घुसाता है। रॉड उसके सर के आर पार निकल जाती है और जोसेफ अपनी गर्लफ्रेंड को आंखों के सामने खत्म होता हुआ देखता रह जाता है। और अब जोसेफ किसी तरह जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाता है। उसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली हॉरर अभी घर में शुरू होने वाला था। अब लेक हाउस में हम देखते हैं कि एलिस और सूजन मैक्स को दफन कर रहे थे कि तभी एलिस वहां पहुंचती है, जहां पर जोसेफ ने अपने नाना का सामान रखा था, जो कि नीचे हवा चलने की वजह से गिर जाता है। वो अकेली बेंजामिन की पुरानी डायरी देख रही होती है और उसे नेक्रोनोमिकॉन और बेंजामिन के नोट्स मिलते हैं। अब डायरी में उसे अक्टूबर 1983 और दिसंबर 1983 की एंट्रीज मिलती हैं। आपको याद होगा कि जो शुरुआत वाली इविल डेड थी वो भी 1980s के आसपास की थी, 1982 की शायद से, यानी कि मूवी के अंदर जो साल दिखाया गया है। इनफैक्ट आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं कि अगली मूवी भी आने वाली है जिसका नाम होगा इविल डेड रैथ, जो कि 2028 में आएगी और वो ओरिजिनल मूवी की, यानी कि ओरिजिनल इविल डेड की प्रीक्वल होने वाली है कि आखिरकार ये सब कैसे शुरू हुआ था। शायद से हमें साइंटिस्ट और प्रोफेसर नोबाय के बारे में बताया जाएगा। एनीवेज बेंजामिन ने लिखा होता है कि उसे बुक ऑफ द डेड का सच पता चल गया है और सर्कल ऑफ वाइज मैन ने मिलकर एक स्पेशल कैंडेरियन डैगर बनाया है। सिर्फ इसी डैगर से डेडाइट्स को परमानेंटली खत्म किया जा सकता है। शायद डिमोनिक वर्ल्ड की जानकारी लेकर इन्होंने इसको बनाया होगा, या फिर हो भी सकता है कि ये डैगर जो था वो कैंडेरियन डीमन के पास होगा, समहाउ इन्होंने ले लिया होगा, विच एक्सप्लेन्स कि ये उसके पीछे इतना क्यों पड़े हुए थे। खैर सिर्फ इसी डैगर से डेडाइट्स को परमानेंटली खत्म किया जा सकता है, वापस से अपनी दुनिया में भेजा जा सकता है। लेकिन डैगर को छुपा दिया गया था क्योंकि डीमंस उसका पीछा कर रहे थे। स्पेशल सील से उसे छुपाया गया, क्योंकि अगर सील के बिना जिसने भी ये डैगर अपने पास रखा तो डीमंस उसके लिए हमेशा आते रहेंगे। अब एलिस बिना सोचे समझे नेक्रोनोमिकॉन के कुछ शब्द पढ़ने लगती है, यानी कि वो 4 स्पेशल शब्द। जैसे ही वो 3 शब्द बोलती है पूरे घर में अजीब हवा चलने लगी थी, यानी कि कैंडेरियन डीमन वहां पर आमंत्रित हो गया था। दरवाजे हिलने लगते हैं, लेकिन आखिरी शब्द वो नहीं बोलती और तभी मरा हुआ मैक्स दोबारा उठ खड़ा होता है। अब वो नॉर्मल डॉग नहीं था, वो एक डेडाइट बन गया था। मैक्स अब सीधा एलिस पर हमला कर देता है और एलिस मुश्किल से अपनी जान बचाती है, जो कि उसने उसी चाकू से बचाई थी जो कि उसको एडगर के पास से बेसमेंट में मिला था, जिसको उसने अपने पास रख लिया, यानी कि फाइनली ये चाकू काम आया। अब सबसे पहले एलिस घर के अंदर आकर
डरी हुई सूजन पॉली के सामने फ्रेंच में बोलने लगती है कि तुम्हारे मरे हुए डॉग ने जिंदा होकर मुझ पर हमला किया, जो कि किसी को समझ नहीं आता, लेकिन मुझे समझ आ गया था क्योंकि थिएटर में सबटाइटल्स थे। खैर ठीक इसी वक्त जोसेफ भागते हुए घर पहुंचता है। उसकी सांसें फूली हुई थी और वो सबको बताता है कि एडगर ने थिया को खत्म कर दिया। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। सब लोग सोचते हैं कि शायद थिया बच गई। अब किसी तरह दरवाजा खोला जाता है और सामने खड़ी हुई थी थिया, लेकिन ये वो थिया नहीं थी जो कि जोसेफ से प्यार करती थी। उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था और मुंह के अंदर अभी भी हेड रेस्ट की रॉड घुसी हुई थी। उंगलियां बुरी तरह कटी हुई थी, जो कि कार की लड़ाई के दौरान एडगर ने उसके साथ किया था, और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगले ही पल वो बहुत जोर से चीखती है और सबके कान बजने लगते हैं। तभी वो सूजन के बनाए हुए कैंडल सेट से पिघले हुए वैक्स को पीकर कहती है कि तुम्हारे खुशहाल परिवार के लिए चीयर्स, और फिर बिना किसी वार्निंग के वो सूजन पर टूट पड़ती है। डेडाइट बनने के बाद में इन सभी की स्ट्रेंथ इंसानों से कई गुना ज्यादा हो जाती है और वो एक एक करके सबको दीवारों पर दे मारती है। अब जोसेफ किसी तरह हिम्मत जुटाता है। वो और एलिस मिलकर थिया को बेसमेंट में धकेल देते हैं और बाहर से गेट को लॉक कर देते हैं। सबको लगता है कि फिलहाल डेंजर खत्म हो गया है और वो सभी वहां से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्फ पड़ने लगी थी और तभी बाहर से एडगर वापस आ जाता है और उसके साथ मैक्स भी था। जी हाँ, मैक्स फिर से उठ खड़ा हुआ था। डेडाइट्स को खत्म करना आसान नहीं होता। अब एडगर अपनी गन निकालता है और सबके सामने खुद के सर में 3 बार गोली मारता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। ऑब्वियस ही बात है, डेडाइट्स को इन बुलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी दौरान बेसमेंट में बंद थिया अपनी पजेस्ड बॉडी की हीट से फर्नेस को इतना गर्म कर देती है कि पूरे घर का तापमान बहुत बढ़ने लगता है। इनफैक्ट दीवारें तक गर्म हो गई थी और अब घर के अंदर सिर्फ 4 लोग बचे थे, जो कि यहाँ पर इंसान होते हैं। एलिस, जोसेफ, सूजन और व्हील चेयर पर बैठी पॉली। सभी लोग पूरे घर में फर्नीचर का बैरिकेड लगा देते हैं और उनको लगता है कि अगर बेसमेंट बंद रहेगा तो शायद वो सुबह तक जिंदा बच जाएं। लेकिन डेडाइट सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी हमला करते हैं। बेसमेंट के अंदर से थिया जो होती है वो प्यार से पॉली को आवाज लगाती है। वो उसको इमोशनल बातें कर कर काफी ज्यादा मना रही थी। पॉली की याददाश्त पहले से ही कमजोर थी। उसको समझ नहीं आता कि बाहर उसके बेटे की गर्लफ्रेंड नहीं है, और वो समझ नहीं पाती कि अंदर उसके बेटे की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक शैतान खड़ा था। अब धीरे धीरे थिया उसको मैनिपुलेट करती है और पॉली ये कहती है कि तुम वही चोर लड़की हो ना, मेरे पैसे लौटाओगी। इस पर थिया डीमन समझ जाती है कि ये बुढ़िया क्रैक है, तो इसके लिए वो हाँ कर देती है। असल में पॉली को लगता था कि थिया घर से पैसे चुराया करती थी, तो मे भी ऐसा हो भी सकता है, नहीं तो एक ही बात वो बार बार क्यों कहेगी। और बस पॉली अपने ही हाथों से बेसमेंट का लॉक खोल देती है और यहीं से प्राइस फैमिली की जिंदगी का सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू होता है। जैसे ही पॉली बेसमेंट का दरवाजा खोलती है, धीरे धीरे अंधेरे से डेड-आइड थिया बाहर निकलती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब इस घर में कोई नहीं बचेगा। वो पॉली को धक्का देकर वहां से भाग जाती है और पॉली के चिल्लाने की आवाज से सभी लोग तुरंत उनकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन थिया इनके घर में फ्यूल डालकर आग लगाने की कोशिश कर रही थी, जिसको एलिस और जोसेफ डर के मारे दूर से देख रहे थे। एलिस जोसेफ को अंदर जाने के लिए कहती है तो वो एक लैंप से उसको मारना चाह रहा था, लेकिन थिया अचानक गायब हो जाती है। अब जब जोसेफ देखता है कि एलिस के मुंह पर ऊपर सीलिंग से खून टपक रहा था, तो थिया किसी जानवर की तरह छत से सीधा नीचे कूदकर एलिस को पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि घर के सारे मर्द उसके नहीं होंगे, जोसेफ उसका है। अब शायद ये डीमंस मन की बात पढ़ लेते हैं, या फिर ये उस क्लब वाली बात का रेफरेंस था जहाँ पर एलिस ने जोसेफ को किस करके बर्थडे विश किया, जिससे कि थिया चिढ़ गई थी। खैर वो एक ही झटके में उसे दूर फेंक देती है और फिर सूजन और जोसेफ पर टूट पड़ती है। अब उस वक्त जोसेफ को एक बात समझ में आती है कि थिया किसी को रैंडमली नहीं खत्म कर रही थी, वो बार बार सिर्फ उसके पीछे आ रही थी, जैसे उसे जोसेफ से कोई खास चीज चाहिए हो, नहीं तो वो उसे कब का खत्म कर देती। और सबसे बड़ी बात कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि वही खास हथियार यानी कि कैंडेरियन डैगर था। मतलब कि डेडाइट्स को और डीमन को पहले से पता था कि इनके परिवार के पास ही वो खास चीज है, और इसलिए पजेस हुई जेसिका ने विल को कहा था कि हमें अपने घर ले चलो। खैर फाइट के दौरान थिया जोसेफ को धक्का देती है और वो सीधा किचन में रखी हुई सूजन की छुरियों पर और कांटों पर गिर पड़ता है, जो कि उसने डिश वॉशर में रखे हुए थे, और उसको वो खुला ही छोड़ गई थी। अब छुरी समेत कांटे उसके कमर में घुस जाते हैं और थिया उसके ऊपर बैठकर उसे और अंदर दबाने लगती है। फिर वो हंसकर कहती है कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड थी और आखिरी भी मैं ही रहूंगी। जोसेफ यहाँ दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन वो डैगर की लोकेशन नहीं बोलता, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो भी उसकी गर्दन में वाइन ओपनर घुसा देता है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता बल्कि वो उससे अपने ही गले को चीरने लगती है।
लेकिन तभी अचानक से वो उसके मुंह पर अजीब सी किस करती है और सीधा पॉली की तरफ भागती है और ये बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ जानू। असल में पॉली ने कह दिया था कि तुमको जो चाहिए वो मेरे पास है, और बस थिया को वो कहती है कि तुमको पैसा चाहिए ना, जाओ मेरे तकिए के नीचे से ले लो, लेकिन मेरे नाती को कुछ मत बोलो। और सबसे बड़ी बात कि वो इस चीज को डीमन की आंख में देखकर कह रही थी, जिससे कि डिमोनिक थिया परेशान होकर कहती है कि बुढ़िया तू और तेरा छोटा दिमाग, तुझे कुछ भी याद नहीं रहता ना। तभी वो पॉली के मुंह से नकली दांत निकालकर अपने सलाइवा को उस पर लगाकर पॉली को फिर से पहना देती है और कहती है कि अब तुझे सब याद आ जाएगा, तेरे पति ने डैगर कहां पर छुपा कर रखा है तुझको सब पता है। और हम देख पाते हैं कि पॉली की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। लेकिन तभी थिया पॉली का प्रोस्थेटिक टांग देखती है जो कि गायब था। वो बोलती है कि तुम्हारी टांग कहाँ गई। उसी वक्त एलिस पीछे से उसी प्रोस्थेटिक लेग से उस पर हमला कर देती है, जिससे कि थिया सीढ़ियों से जाकर नीचे गिर जाती है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जोसेफ पूरी ताकत से थिया के सर को कुचल देता है। अब यहाँ पर आखिरकार डेडाइट थिया का सर पूरी तरह से कुचला जा चुका था और ये पहली बार था जब जोसेफ ने अपनी जिंदगी में ऐसा किया। और ये सीन देखकर एलिस भी अंदर से हिल गई थी, लेकिन किसी को भी चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि एडगर का डेडाइट जो कि अब तक बाहर रहकर हाय हेलो कर रहा था, वो घर की तरफ बढ़ने लगता है। अब तभी पॉली जो थी वो नॉर्मल नहीं रही थी। थिया ने उसे पहले ही इन्फेक्ट कर दिया था उस नकली दांत से, अपने सलाइवा से। तभी रूम के अंदर सूजन उसको बेड पर लिटा रही होती है, लेकिन पॉली धीरे से कहती है कि बेड के नीचे देखो। तो सूजन झुककर देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब वो दोबारा ऊपर देखती है और जा रही होती है तो पॉली बेड से उठ खड़ी होती है। जो औरत चल भी नहीं सकती थी, अब वो हवा के अंदर धीरे धीरे उठने लगी थी। उसकी आवाज पूरी तरह चेंज थी और वो सूजन से कहती है कि सूजन बेटा यहाँ पर आओ। पहली बार उसने ऐसा कहा था, जिसके चलते यहाँ पर सूजन पिघल जाती है। वो बोलती है कि आओ मेरी बच्ची, हम सब फिर से एक परिवार बनेंगे। और फिर वो एक बात और कहती है कि विल बस रास्ते में ही है और वो भी आ रहा है। अब ये सुनकर सूजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पास विंडो पर एडगर भी आ गया था, जिसके चलते सूजन विंडो खोल देती है और वो दोनों किस करने लगते हैं, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग सा सीन था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सूजन भी धीरे धीरे पजेस होने लगी थी और वो ये कहती है कि तुमने मुझे इस तरह से कब से किस नहीं किया, यानी कि इन दोनों के बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसी बीच एडगर अंदर आकर दोबारा हमला कर देता है और वो जोसेफ को पकड़कर बुरी तरह दीवार में दे मारता है और उसकी पहले से लगी हुई चोट और गहरी हो जाती है। एलिस डर के मारे सीढ़ियों के नीचे बनी छोटी सी जगह में छुप जाती है, जबकि हम देखते हैं कि सूजन बार बार एडगर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम जानते हैं कि वो रुकने नहीं वाला। उधर एडगर जोसेफ को मारते मारते सिर्फ एक बात बोल रहा था कि डैगर कहाँ है। एलिस को तब याद आता है कि बेंजामिन की डायरी में एटिक का जिक्र था और जोसेफ को पीटते पीटते एडगर एलिस के छुपने की जगह तोड़कर उसको घुसा देता है, जहां पर जोसेफ बोलता है कि डैगर ढूंढो, इनके हाथ मत लगने देना। लेकिन एटिक तक पहुंचने से पहले उसे अपनी सास और उसकी माँ दोनों का सामना करना था। वो ऐश विलियम्स की तरह एक पुरानी रोटरी सॉ चालू करती है और ये ओरिजिनल इविल डेड फ्रेंचाइजी को दिया गया एक जबरदस्त ट्रिब्यूट था। जब एलिस ऊपर पहुंचती है तब पीछे से पॉली उस पर हमला कर देती है। वो एक पेन सीधा एलिस के सीधे कान में घुसा देती है, जो कि जोसेफ को उसके भाई विल ने दिया था। एलिस अब दर्द से चीख उठी थी, क्योंकि उसके सीधे कान का पर्दा फट सा गया था और उसका मुंह उसी सॉ के पास था, जिसका बटन दबाने के लिए पॉली डेडेड जो होती है वो सूजन को भड़का रही थी। अभी तक उस पर पोजीशन पूरी तरह नहीं हुआ था, लेकिन वो परिवार के लिए बटन दबाने वाली होती है। लेकिन एलिस हार नहीं मानती और वो ग्लास के टुकड़े को पॉली की आंख में घुसा देती है और फिर सीढ़ियों से नीचे और ऊपर ले जाने वाले मैकेनिज्म से वो उस व्हील चेयर के साथ उसे बांध देती है और सीढ़ियों से नीचे कर देती है। इस फाइट के बाद एलिस अपने कान से पेन का आधा टूटा हुआ हिस्सा निकालती है। आधा हिस्सा अभी भी उसके कान में था और खून भी आ रहा था। तभी एडगर जोसेफ को हवा से नीचे लाकर फेंकता है, जिससे सूजन डर गई थी और ये देखकर एडगर उन दोनों पर हमला करने बढ़ता है और ये दोनों अब बाथरूम में खुद को बंद कर लेते हैं। लेकिन एलिस ने वो सॉ भी अपने साथ रख ली थी। अब बाथरूम में सूजन पूरी तरह पजेस होने लगती है, जो कि उसके बारे में उल्टी सीधी बात कर रही थी। इनफैक्ट विल ने एलिस के पेट पे उबलता पानी डाल दिया था, जिसको सूजन ने हादसा बताया और एक्सेप्ट कर लिया और एलिस उसे बांध देती है और सालों से दबाए हुए सच को उसके सामने रखती है। वो रोकर कहती है कि विल मुझे मारता पीटता था, लेकिन आपने कभी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सूजन कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है कि हाँ मुझे पता है। ये सुनते ही एलिस का दिल टूट जाता है। सूजन आगे बोलती है कि मैं तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी और उसी पल उसका पोजीशन पूरा हो गया था। वो बोलती है कि तुम अपने पति विल से कभी दूर नहीं हो सकती, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है और फिर तुमको बुरी मौत देगा। वो अपनी रस्सी तोड़कर एलिस पर टूट पड़ती है और बाथरूम में दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन एलिस सॉ से उसको काट कर किसी तरह बचकर एटिक में पहुंच जाती है, जो कि बाथरूम के ऊपर ही था और उसने सॉ से ऊपर सीलिंग को काट कर वो वहां पर पहुंची थी। एटिक में बेंजामिन का पुराना सीक्रेट रूम होता है और वहां पर दर्जनों डैगर रखे हुए थे। अब एलिस समझ नहीं पाती कि असली कैंडेरियन डैगर कौन सा है। तभी पीछे से जोसेफ की आवाज आती है, लेकिन ये जोसेफ नहीं था बल्कि डेडाइट जोसेफ था। वो एलिस का मजाक उड़ा रहा होता है और एलिस जो होती है वो हर एक डैगर को
उठाकर उस पर मारने लगती है, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। आखिरकार उसे बेंजामिन का असली कैंडेरियन डैगर मिल जाता है और जैसे ही वो उसे डेडाइट जोसेफ के शरीर में घुसाती है तो इस बार असर होता है। जोसेफ की चीख पूरे घर में गूंज उठती है और कुछ ही पलों में उसकी बॉडी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, यानी कि पोजेशन टूट जाता है। तभी सूजन और एडगर से बचकर एलिस रूफ पर भागती है। पीछे सूजन और एडगर उसका पीछा कर रहे होते हैं और भागते वक्त डैगर उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। मजबूरन एलिस को चिमनी के अंदर आना पड़ता है और सबसे पहले वो रोटरी सॉ से सूजन का ही सर अलग करती है, क्योंकि वो उसका चिमनी में पीछा कर रही थी। अब फिर वो एडगर को भी बुरी तरह से काट देती है और लाइटर से पूरे लेक हाउस में आग लगा देती है। वो कहती है कि भाड़ में जाए तुम्हारा परिवार। खैर आग अब धीरे धीरे पूरे घर को अपनी लपेटे में ले लेती है, लेकिन पॉली का क्या होता है ये दिखाया नहीं जाता। अब एलिस नीचे गिर चुके कैंडेरियन डैगर को वापस उठा लेती है। तभी इसी बीच डेडाइट मैक्स यानी कि डॉग एक बार फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार एलिस सीधा डैगर उसके शरीर में घुसा देती है और मैक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा होता है, लेकिन तभी जलती हुई बिल्डिंग के सामने एक परछाई नजर आती है और ये था विल। उसका शरीर पूरा जल चुका था, चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन कैंडेरियन डीमन अब भी उसके अंदर जिंदा था और ये बिल्कुल द ममी के इमोटेप की तरह लग रहा था, जो कि यहाँ पर लोगों की सोल खींचने से पहले लगता है। अब हम देखते हैं कि विल ने वहां पर उनके वेडिंग सेरेमनी वाले एरिया को भी जला दिया था और विल एलिस का पीछा करता हुआ उसी कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाता है। एलिस भागती रहती है और वो बुरी तरह थक गई होती है। वो छुपकर 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उस डिवाइस के अंदर उनकी शादी का फेवरेट गाना बजने लगता है और विल उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। और यहाँ पर ये नॉर्मल डेडाइट की तरह नहीं था, पक्का ये कैंडेरियन डीमन होगा, क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरह से गायब हो रहा था, बहुत कुछ खतरनाक फाइट कर रहा था। फाइट के दौरान एलिस एक गड्ढे में गिर जाती है जिसके अंदर तार डाला जाता था, लेकिन एक लोहे का सरिया एलिस के पैर के आर पार हो जाता है और वो दर्द से चीखने लगती है। विल अब हंसकर कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और तुमको भी जीने नहीं दूंगा। वो कंस्ट्रक्शन मशीन को चालू करता है और नीचे तार का बड़ा पिट खुलने लगा था और उसी गड्ढे में भरने लगता है जहाँ पर एलिस थी। एलिस पूरी ताकत लगाकर अपना पैर सरिये से बाहर निकालती है। दर्द के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती। जब विल उसके पास आता है, उसको पकड़ता है, तो वो कैंडेरियन डैगर जानबूझकर तार के पिट में फेंक देती है कि जाओ ले लो और मरो। और अब विल लालच में आकर उसकी तरफ बढ़ता है और बस यही एलिस का प्लान था। वो अब जैक हैमर को चालू करती है जिससे कि रोड और सड़कों को खोदा जाता है और मशीन का जोर का वार विल के शरीर को सीधा तार के अंदर गिरा देता है। लेकिन जब एलिस पिट से बाहर आ रही होती है तो विल फिर से उसका पैर पकड़ लेता है, यानी कि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। इसी पल एलिस को एक पल के लिए असली विल दिखता है, जो कि धीरे से कहता है कि आई लव यू। और ये कैंडेरियन डीमन की आखिरी चाल थी। वो चाहता था कि एलिस इमोशनल होकर उसको बचा ले, जिसके चलते वो उसको भी खत्म कर देगा। लेकिन इस बार एलिस उसके झांसे में नहीं आती। वो असली कैंडेरियन डैगर उठाकर विल में घुसा देती है, क्योंकि पहले वाला डैगर असली था ही नहीं और इसलिए यहाँ पर वो दोबारा उसके पास आया था। एलिस अपने हाथ से ही विल का सर कुचल देती है, जो कि दर्शाता है कि अपना पास्ट उसने इसी तरह कुचल दिया था। और धीरे धीरे विल हमेशा के लिए तार के अंदर डूब जाता है और एलिस ने यह डैगर अपने पास रख लिया था, लेकिन शायद वो नहीं जानती कि डीमंस उसके पास फिर से आएंगे। अब सुबह होते ही पुलिस और पैरामेडिक्स वहां पहुंचते हैं। शायद वो 911 की कॉल की वजह से आए होंगे या फिर जलते घर को देखकर आस पड़ोस वालों ने कॉल कर दिया होगा। खैर एलिस की हालत बहुत खराब थी और उसे फर्स्ट एड दिया जाता है। ऑफिसर पूछती है कि ये सब किसने किया, तो एलिस बस इतना कहती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने। और फिर वो ऑफिसर से मांगकर एक सिगरेट जलाती है और ये सिर्फ स्मोकिंग सीन नहीं था, बल्कि सिंबल था कि एलिस फाइनली अपने अब्यूजिव पास्ट से आजाद हो गई थी। लेकिन ईविल कभी खत्म नहीं होता। हम देखते हैं कि मिड क्रेडिट सीन में पॉली जलते हुए घर से बच निकली थी। वो रोड पर रेंग रही होती है और अभी भी एलिस थिया को गालियां दे रही थी। तभी एक लड़की अपनी कार रोककर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉली उसकी टांग पर हल्का सा स्क्रैच कर देती है कि अपनी टांगे मुझे दे दो, मेरी तो खराब हो गई। और बस इतना ही काफी था। कैंडेरियन डीमन को एक नया होस्ट मिल गया था। लेकिन कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर एक बहुत ही शॉकिंग सीन दिखता है। हम क्रेमेटोरियम की वही मैनेजर और उसकी छोटी बेटी को देखते हैं जिसने विल के लिए स्पीच दी थी। मैनेजर की बेटी एक अनक्लेम्ड अर्न यानी कि अस्थियों के कलश को देखकर क्यूरियस हो जाती है। असल में यहाँ पर उन अस्थियों को रखा जाता था जिनको कोई भी क्लेम करने नहीं आता। अब उस अर्न पर यानी कि कलश के ऊपर नाम लिखा था एली बिक्सलर, जो कि हम जानते हैं कि वो इविल डेड राइज की मेन विलन थी। अब जैसे ही लड़की मिरर के पास जाती है तो मिरर के अंदर से डेडाइट एली नजर आती है, जो कि नॉर्मल रूप में थी। अब जैसे ही बच्ची मिरर को टच करती है तो एक मीडियम या फिर ब्रिज की तरह एली की इविल स्पिरिट फिर से आजाद होकर असल दुनिया में आ जाती है। यानी कि ये वाले डीमंस और डेडाइट जो हैं वो पहली वाली इविल डेड मूवीज से अलग थे, या फिर इनकी शक्तियां अब एक्सप्लोर हो रही थी। एज वी ऑल नो कि एली सबके साथ मिलकर एक भयानक रूप लेकर
लेकर बेथ पर हमला कर रही थी, लेकिन फिर उनको खत्म कर दिया गया था। लेकिन ये डेडाइट्स और कैंडेरियन डीमन डिफरेंट है और बस अगले ही पल वो अपने शैतानी रूप में आकर बच्ची पर हमला करती है, उसका सर धड़ से अलग कर देती है, जो कि बहुत ही दुखद था। मतलब कि ये कैंडेरियन डीमन और डेडाइट्स अब मिरर वर्ल्ड से भी जिंदा हो सकते हैं, एज वहां पर एली की अस्थियां अभी भी थी। यानी कि जब तक इनका नामो निशान ना खत्म कर दिया जाए या फिर इनको दफन ना कर दिया जाए तब तक ये जिंदा रहते हैं। या फिर एली सबसे पहली थी जो कि पजेस हुई थी डायरेक्टली कैंडेरियन डीमन से, तो शायद इसलिए बच गई। यानी कि अब एलिस चाहे पेरिस चली जाए या फिर कहीं और, उसको कहीं भी चैन नहीं मिलेगा जब तक इन लोगों को, इन डीमंस को ये डैगर नहीं मिल जाता। और बूम, इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इविल डेड बर्न फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और इविल डेड रैथ आएगी 2028 में, जो कि इस पूरी ही फ्रेंचाइजी का बिल्कुल प्रीक्वेल होगा, यानी कि बिल्कुल पहली कहानी का प्रीक्वेल। बाकी हम काफी सारी चीजें इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इविल डेड रैथ के अंदर और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आखिरकार ये सब धरती पर शुरू कैसे हुआ था, कौन था वो बेवकूफ इंसान जिसने कि ये सब बनाया और इन सब चीजों को इन्वाइट किया। शायद से अब तक हमने जो कुछ भी ऐश वर्सेस इविल डेड सीरीज के अंदर देखा, हो सकता है कि इसके अंदर वो सब दिखाया जाए। और मैंने ऐश वर्सेस इविल डेड के सीजन 1 को एक्सप्लेन किया था, इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसको भी कंटिन्यू करूं तो बाकी सीजन्स को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी से ऐश वर्सेस इविल डेड कमेंट सेक्शन में भर देना। इस वीडियो के ऊपर कम से कम 10,000 लाइक और 1,000 कमेंट आने चाहिए। अब देखो बाकी मूवीज से और सीरीज से इसका पूरा का पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। साफ साफ बताया गया है कि ये सेम यूनिवर्स के अंदर ही चीजें घटित हो रही हैं। बस ये कहा जा सकता है कि ऐश वाले वक्त से अलग वक्त है, और हम ये भी जानते हैं कि ऐश जो था वो अलग अलग टाइमलाइन में जा सकता था। तो हो सकता है उनमें से ही ये कोई दूसरी धरती होगी जहां पर ये सब घटित हो रहा था। अब देखो सबसे पहला कनेक्शन तो यहाँ पर नेक्रोनोमिकॉन से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि नटूरोम डेमोंटो। अब इसके नाम जो है वो अलग अलग मूवीज में अलग अलग कहे गए हैं, लेकिन ये किताब एक ही है। चाहे इसका रूप अलग हो, रंग अलग हो, लेकिन चीज ये एक ही करती है। कैंडेरियन डीमन और डेडाइट्स का कॉन्सेप्ट भी पूरी फ्रेंचाइजी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सर्कल ऑफ वाइस मैन का इंट्रोडक्शन भी फ्रेंचाइजी की माइथोलॉजी को और बड़ा बना देता है। पहले हमने खाली प्रोफेसर रेमंड नोबाय को देखा था और उनकी रिसर्च को, लेकिन इस दुनिया के अंदर चीजें और भी अलग चल रही थी। हमको पता चलता है कि ऐसे एक नहीं बल्कि कई इंसान थे जो कि इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। तभी तो इविल डेड राइज के अंदर बताया गया था कि इस किताब के 3 वॉल्यूम हैं, तो हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान के पास भी इसका तीसरा वॉल्यूम होगा। तो माइट भी उसको हम देख सकते हैं इविल डेड रैथ के अंदर। और अब इन मूवीज के अंदर फाइनली हमने नए एडिशन को देखा है, कैंडेरियन डैगर को। हालांकि ये पहले भी दिखाया गया है लेकिन सीरीज के अंदर, और हमें फाइनली दिखाया गया कि कैंडेरियन डैगर से कैसा एक्शन होता है, किस तरह से यहाँ पर डेडाइट्स खत्म होते हैं। अब एलिस का रोटरी सॉ इस्तेमाल करना ओरिजिनल इविल डेड फ्रेंचाइजी को दिया गया एक बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट है। विल का बार बार एलिस की इमोशंस का फायदा उठाना भी पुरानी इविल डेड मूवीज जैसा ही है। यहाँ पर डेडाइट्स ऐसा ही करते हैं। पोजेशन ट्रांसफर का तरीका भी इविल डेड राइज से ही मिलता जुलता है। एंड ऑब्वियस सी बात है क्यों ना मिले, क्योंकि ये इविल डेड राइज का डायरेक्ट सीक्वल है। और डेडाइट्स का अपने शरीर को तोड़ना मोड़ना नुकसान पहुंचाना भी फ्रेंचाइजी का क्लासिक एलिमेंट है। मूवी की एंडिंग भी इविल डेड राइज की तरह ही इविल के कभी खत्म ना होने का मैसेज देती है। हर एक मूवी के अंदर सेम चीजें ही दिखाई जाती हैं कि इनको खत्म नहीं करा जा सकता, खाली थोड़ा बहुत डिले करा जा सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन फ्रेंचाइजी के फ्यूचर की तरफ भी एक तगड़ा हिंट दे देती है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये मूवी अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और लॉस्ट का सीजन 1 पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इविल डेड बर्न के चक्कर में मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया, तो मैं कल उसको अपलोड करूंगा। तब तक आप जाकर लॉस्ट के पहले 3 एपिसोड को देख लो। और मैंने बाकी एपिसोड्स को एक ही साथ बहुत ही बड़ी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि मैं कल अपलोड करूंगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए